Good morning everyone. In this video I am going to explain you 12th chapter of history, the Second World War. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया था, जो कि 1914 से 1918 तक रह चली। उसके बाद 1918 के बाद से कुछ टाइम तक के लिए कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। उसके बाद 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। इसके क्या क्या कॉजेज़ थे? डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उसमें जर्मनी जो था वो डिफ़ीट हो चुका था, तो उसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनी थी और वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बिल्कुल भी जर्मनी को ह्यूमिलिएट कर रही थी, यानी कि उससे उसका पूरा पावर छीन लिया गया था और बहुत कम ही पोर्शन उसको दिया गया था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इसने जर्मनी के अंदर रिसेंटमेंट बनाए रखा था और लोगों के अंदर, लोग बिल्कुल हर्ट थे, एंगर था उनके अंदर। वो अपनी जर्मनी को वापस लेना चाहते थे, अपनी उसकी पावर को वापस लाना चाहते थे। तो ये रीज़न था। ये रीज़न भी कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। उसके बाद राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजिज्म एंड फासिज्म स्टार्ट हुआ था, जो एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी ने किया था डिक्टेटरशिप, तो ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ये रीज़नेबल था, क्योंकि ये जो दोनों ही डिक्टेटर थे, ये क्या करते थे, ये वॉर के लिए रेडी रहते थे। ये हर जगह वॉर करके हर कंट्री को अपने अंडर में ले लेना चाहते थे, उस पर अपना कंट्रोल कर लेना चाहते थे। तो हर जगह जब वो वॉर करते गए तो क्या हुआ, और कंट्री उनके अगेंस्ट होती गई और वो उनसे रिवेंज लेना चाहती थी। तो इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये भी एक रीज़न था। देन फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जिसमें कि ये टास्क था कि वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस मेंटेन रहेगा। लेकिन ये क्या हुआ था, ये फेल हो चुका था। क्यों फेल हो चुका था? क्योंकि इसमें जो है ऑल द ग्रेट पावर लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स वर नॉट इट्स मेंबर। जो ग्रेट पावरफुल कंट्री थी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, वो इसका मेंबर नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसने कि लीग ऑफ नेशंस को फेल कर दिया था। और उसके बाद ये जो मुसोलिनी और हिटलर आ गए थे, इन्होंने तो कम्प्लीटली इसको नेगलेक्ट कर दिया था। देन पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मई 1937 से सितंबर 1939 तक, आफ्टर विच द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वॉज गिवन शेप बाय द ब्रिटिश प्रीमियर नेविल चैम्बरलेन। 1937 से 1939 तक वहाँ के ब्रिटिश के जो किंग थे नेविल चैम्बरलेन, उन्होंने जब देखा कि वॉर स्टार्ट होने वाली है या वॉर स्टार्ट हो सकती है, तो उन्होंने जर्मनी के लिए एक समझौता रखा। जर्मनी क्या करना चाहती थी, जर्मनी जो है वो अपनी कंट्री को बढ़ाना चाहती थी दूसरी जगह पर वॉर करके। लेकिन जब ये चैम्बरलेन ने देखा कि वॉर स्टार्ट होने वाली है या हो सकती है, तो उसने सोचा कि जर्मनी के साथ एक समझौता कर लिया जाए कि वो अगर इस कंट्री को लेना चाहती है तो वो ले ले और उसके बदले में दूसरी कंट्री को छोड़ दे। तो इस तरह ये एक अपीजमेंट पॉलिसी बनी, ताकि जर्मनी कोई वॉर ना करे आगे के लिए। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई ये पॉलिसी। जर्मनी ने क्योंकि एडोल्फ हिटलर जो था वो बिल्कुल एग्रेसिव था और वो किसी भी पॉलिसी में और किसी भी ट्रीटीज़ में बिलीव नहीं करता था। वो सिर्फ करता था उस टाइम पे समझौता कर लेता था, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। तो ये पॉलिसी भी फेल हो गई और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उस टाइम में जापान और चाइना के बीच में भी वॉर चल रही थी। जापान ने चाइना का कुछ पोर्शन अपने कब्ज़े में कर लिया था, इन्वेस्ट कर लिया था उसको। तो इन दोनों कंट्री के बीच में भी वॉर थी। तो मोस्टली क्या था, उस टाइम पे बहुत सारी कंट्री एक दूसरे के साथ आपस में वॉर में इन्वॉल्व थी।
हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, हिटलर ने जो है पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी एक रीज़न था वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि वहाँ की जो पोलैंड के जो लोग थे वो बदला लेना चाहते थे हिटलर से। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या हुआ वॉर में। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर अडॉप्टेड अ न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर, लाइटनिंग अटैक। उसने इस वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए गए वॉर के लिए। हिटलर ने अपना नया तरीका अपनाया लाइटनिंग अटैक का। बाय दिस मेथड जर्मनी गेन्ड वन विक्ट्री ओवर अनदर। उस टाइम पे जब इसने हिटलर ने अपना जो ये नया तरीका अपनाया, तो इससे जर्मनी को विक्ट्री मिलती गई। वो एक के बाद एक हर कंट्री को अपने अंडर में लेता गया। द फर्स्ट टू फॉल वॉज पोलैंड, फॉलोड बाय बेल्जियम एंड हॉलैंड। पहले उसने पोलैंड पर कब्जा किया, फिर बेल्जियम पे, फिर हॉलैंड पे। फिर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि फ्रांस ने 1940 में सरेंडर कर दिया, और मुसोलिनी ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ फ्रांस व्हाइल द रेस्ट कम अंडर अ पपेट गवर्नमेंट। तो मुसोलिनी ने कुछ पार्ट फ्रांस का अपने अंडर में ले लिया और कुछ पार्ट जो है वो जर्मनी के अंडर में चला गया। 1940 के मिडल से इंग्लैंड में डेली बॉम्बिंग होती थी। 1941 तक डेली वहाँ पर बॉम्ब गिरते थे, इतनी ज़्यादा वॉर होती थी वहाँ पर। इन अफ्रीका द इटालियन मेट विथ सक्सेस, अफ्रीका में भी इटालियंस को सक्सेस मिली, और जो बाल्कन थे, यूगोस्लाविया थे, ग्रीस थे, ये सब इटाली ने ऑक्यूपाइड कर लिए गए। और फिर यूगोस्लाविया जो थे वो इटाली, बल्गारिया और हंगरी के बीच में डिवाइड हो गया। इस तरह बहुत सारी कंट्री ये दोनों जर्मनी और इटाली ऑक्यूपाइड करते चले गए। इन द फार ईस्ट जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर कैरिंग ऑन नेगोशिएशन व्हेन सडनली जापान मेड एन एरियल अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ये जो कंट्री थी जर्मनी की और इटाली और जापान, ये तीनों ही एक साथ ही थे, और ये तीनों ही एक दूसरे के साथ वॉर करते थे एक दूसरे के सपोर्ट में। Success of the Allied powers. Things had not been shaping well with Mussolini during the war. He had no major success and was always thwarted. Finally, Mussolini was removed from power and shot to death on 28 अप्रैल 1945. मुसोलिनी उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था इस वॉर में, जबकि जर्मनी को विक्ट्री मिलती जा रही थी। उसके बाद मुसोलिनी को पावर से हटा दिया गया था, किंग्स थ्रोन से, और 28 अप्रैल 1945 को उसको शॉर्ट डेथ हो गई उसकी। उसके बाद जापान हैड कॉन्क्वर्ड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलाया एंड बर्मा। जापान भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, वो भी उसने फिलीपींस को, सिंगापुर को, थाईलैंड को, ये सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। द टाइड ऑफ जापानीज विक्ट्री टर्न व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी वॉन 2 वाइटल सी बॉटल्स। उसके बाद क्या हुआ, जब जापान भी लगातार जीतता जा रहा था, जर्मनी भी हर वॉर में जीत रही थी, लेकिन ये फेज़ कब चेंज हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स भी इस वॉर में ज्वाइन हुआ। ये दोनों कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ भी बढ़ रही थी। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब एयर कंट्रीज़ ने यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो किया, वॉर करना चाहा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके जवाब में क्या किया, जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्ब ड्रॉप करवाया, जिससे क्या हुआ कि 70,000 लीव्स वर लॉस्ट। 6 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा सिटी में ये बम गिराया गया, जिससे 70,000 लोग मरे और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती गई। 60% ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर डैमेज। जापान का हिरोशिमा सिटी का 60% स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका था। और फिर उसके बाद भी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी एक बम ड्रॉप कराया गया, जिसको कि उस बम का नाम था फैट मैन। और जो इससे पहले जो 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, वो उसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये बम उससे भी ज़्यादा पावरफुल था, फैट मैन, जो कि नागासाकी में गिराया गया था, और इससे भी बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हुआ। एंड द वॉर वॉज ओवर एंड जापान वॉज लेफ्ट इन ruins। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वॉर ख़त्म होती गई और जापान जो था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था।
और जो ये बॉम्ब गिराए गए इसके रिज़ल्ट आज भी देखने को मिल रहे हैं और आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर, वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। इस वॉर ने भी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया। बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, हर चीज़ का लॉस हुआ इकोनॉमिकली, और लोगों की लाइफ भी चली गई, न जाने कितने सोल्जर्स मारे गए। जो 3 कंट्री थी, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, उस टाइम पे क्या हुआ था, 2 गुट बन चुके थे। द एलाइड फोर्सेस कंप्राइज्ड ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन। तो एक एलाइड फोर्सेस था जो इसमें कि क्या क्या थे, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ये सब मिले हुए थे। और जो अदर एक्सेस पावर था वो था जापान, इटली और जर्मनी का, ये तीनों मिले हुए थे। इनको एक्सेस पावर्स बोलते थे। तो जब जर्मनी की पहले विक्ट्री होती गई, लेकिन जब जर्मनी ने यूएस पर अटैक किया उसके बाद फिर उसकी हार स्टार्ट हुई और फिर वो हारता गया। और तब जब जर्मनी भी हार गया और जापान भी हार गया तो ये जो एक्सेस पावर था इसकी डिफीट हुई। और जो नाजिज़म फासिज़म था, जो डिक्टेटरशिप थी, और ये जर्मनी में जो एग्रेसर था वो सब का एंड होता गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ 1945 में, जिसमें कि ये दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो फ्यूचर में, ये सबसे रिलेटेड ट्रीटीज़ हुई और सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, कोऑपरेट कर रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना। और अक्टूबर 25 जो है वो हर साल यूएन डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है और अभी उसमें 193 मेंबर्स हैं। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी बनी रहे, लोगों को राइट्स मिले उनके और उनकी डिग्निटी मिले। इसके 6 ऑर्गन हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। इकोनॉमिक रियून एंड रिहैबिलिटेशन, वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन सब सारी कंट्रीज़ की गिर चुकी थी और द कॉस्ट ऑफ द वॉर कैन नेवर बी एक्यूरेटली डिटरमाइन। कितना लॉस हुआ ये बिल्कुल भी एक्यूरेट में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए एक एस्टिमेट हुआ कि $350 बिलियन का अमेरिका में इस लॉस हुआ। और ये जो एलाइज थी, ये तीनों कंट्रीज़ जो थी, यूएस और फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब जो थी वो यूरोप की प्रॉब्लम से अवेयर थी। इन्होंने यूरोप को हेल्प करने के लिए फंड रिलीव करवाए और इकोनॉमिक एड दिया वॉर के बाद, और वहाँ के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को रिकवरी करने के लिए हेल्प करी। द यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइडेड 60% ऑफ द फंड, 60% फंड यूनाइटेड स्टेट ने प्रोवाइड किया। देन मार्शल प्लान, 1947 में यूएस के सेक्रेटरी थे जॉर्ज सी मार्शल। इन्होंने मार्शल प्लान बनाया। इसका मार्शल प्लान का मेन पर्पस था कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉवर्टी हुई है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, और तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको दूर करने के लिए जो भी कंट्री थी वॉर में जो डिफीट हुई है उनको हेल्प करी जाए, उनका सपोर्ट किया जाए, उनको फ़ंड दिए जाएं और उनको खाने पीने की चीज़ें दी जाएं। तो ये इसके लिए मार्शल प्लान बना। उसके बाद क्या हुआ था, इमरजेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एज सुपर पावर्स। उसके बाद जब ब्रिटेन एंड फ्रांस जब विक्ट्री मिली तो ये एक गुट बन गया था। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ था। ये दोनों एक सुपर पावर के रूप में सामने आए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर थी 1945 से 1992 तक। ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर में एक कोल्ड वॉर चलती थी। उनकी थिंकिंग में, उनके काम में एक दूसरे के लिए ये कोल्ड वॉर चलती गई 1992 तक। उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ही मेन वर्ल्ड वॉर का रीज़न थी।
इन्होंने 1947 में ये डॉक्ट्रिन बनाया था। और ही सॉट द अप्रूवल ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस फॉर हिज प्लान टू रेंडर मिलिट्री, मोरल एंड इकोनॉमिक एड टू कंट्रीज थ्रेटन्ड बाय कम्युनिज्म। तो मतलब इसने ये अपना ये डॉक्ट्रिन बनाया था कि कम्युनिस्ट से जो कंट्री डरी हुई है उनको वो मिलिट्री सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिक एड देगा। तो मेन पर्पस तो इसका ये नहीं था कि वो हेल्प करेगा, बल्कि वो मेन पर्पस ये था उसका कि जो और कंट्री इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है, उससे ज़्यादा वो बढ़े ना, मीन्स यूएस ही एक पावरफुल कंट्री रहे। तो ये एक रीज़न भी था कोल्ड वॉर के लिए। उसके बाद क्या था कॉन्सिक्वेंस इसका, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, एटम बम का प्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से ये एक लोगों के अंदर ये रिसर्च एक लीड हुआ और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, मॉडर्न टेक्निक की तरफ, और फर्दर ये जो रिसर्च बढ़ता गया एग्रीकल्चर की तरफ, मेडिसिन की तरफ, पावर सेक्टर की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ। तो इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी भी बढ़ी। इंडिपेंडेंस ऑफ सब्जेक्ट पीपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्रीज़ थी, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इटालियन और पोर्तुगीज़ एम्पायर जो थे, उनके अंदर ये हो गया कि वो अपने नेशन को इंडिपेंडेंस बनाएंगे। इंडिया में भी यही फीलिंग थी। बाद में इसी तरह 1947 में इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली। तो इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री को ये फीलिंग आने लगी कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाए। तो इस तरह ये सब सारी चीज़ें थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ के लिए, और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है। इट्स ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थैंक यू।